हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बीआरएम की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बीआरएम स्कूल की तरफ से नियमित रूप से ऑनलाइन क्लासें हैं वो लग रही है। आज हम 12वीं क्लास बायोलॉजी की क्लास के अंदर एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे। 12th क्लास की बायोलॉजी में हम लोगों ने अभी तक एक चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। मतलब इससे पहले वाली जितनी भी क्लासें थी उन क्लासों के अंदर हम लोगों ने एक चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। आज एक नया चैप्टर है वो प्रारंभ करेंगे हम लोग। इसी नए चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि नर एवं मादा युग्मकोद्भिद। जैसे ये चैप्टर कौन सा है? दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उस चैप्टर की 5 क्लासें हुई थी और पूर्ण रूप से वो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है नर एवं मादा युग्मकोद्भिद संरचना एवं विकास। मतलब देखो, नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद क्या होते हैं, इनकी संरचना किस प्रकार से बनी हुई होती है, इनका विकास कैसे होता है, मतलब ये वृद्धि कैसे करते हैं। तो ये सब आज की क्लास के अंदर हम कंप्लीट पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग नियमित रूप से इन क्लासों को देखते रहें और इन क्लासों का नियमित रूप से लाभ है वो उठाते रहें। अब देखो, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं कि दूसरा अध्याय नर एवं मादा युग्मकोद्भिद संरचना एवं विकास। इस अध्याय का ये पहला पार्ट है। मतलब ये पहली क्लास है कौन से की? दूसरे चैप्टर की। सबसे इम्पोर्टेंट है ये पार्ट, आप ध्यान में रखें, जिससे क्या होगा कि बीच में कोई भी टॉपिक है वो छूटेगा नहीं। क्या होगा कि एक टॉपिक मान लो कंप्लीट होता है, अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, इस प्रकार से टॉपिक है वो चलते रहेंगे। अब देखो, हम स्टार्ट करते हैं कि नर एवं मादा युग्मकोद्भिद संरचना और विकास होता क्या है। इससे पहले देखो, हमने पिछला वाला पार्ट पढ़ा था, आवर्त बीजी पादप में पुष्प। ठीक है, आवर्तबीजी पादप है या आवर्तबीजी पादप है का पुष्प, आवर्तबीजी पादप का पुष्प। देखो, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इसमें आवर्तबीजी पादप है, उसकी पुष्प की संरचना ये हमने पढ़ी थी। जो पहले वाला चैप्टर था उसमें सबसे लास्ट का टॉपिक हमारे था कि आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन का जो अपना टॉपिक था, उस टॉपिक में हमने पुष्प की संरचना और उसके विभिन्न अंग हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो एक बार दोबारा ये देखना, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमने पहले चैप्टर में सबसे लास्ट का टॉपिक पढ़ा था कि पुष्प की संरचना, पुष्प के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं, उन भागों को विस्तार से पढ़ेंगे हम। विस्तार से का मतलब, जैसे वो भाग हैं तो उन भागों को अधिक गहराई से, उनकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है वो कंप्लीट है, वो हम पढ़ेंगे आज इस टॉपिक के अंदर। तो देखो, आवर्तबीजी पुष्प है, तो आवर्तबीजी पुष्प है उसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। ठीक है, आवर्तबीजी पुष्प है उसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बाह्यदल। आवर्तबीजी पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है? बाह्यदल होता है। दूसरा कौन सा होता है? दल होता है। ठीक है, तो पहला तो हो गया बाह्यदल, दूसरा हो गया दल। ठीक है, उसके पश्चात तीसरा है वो है पुमंग और चौथा है जायांग। तो देखो, ये क्या है कि आवर्तबीजी जो पादप हैं, ठीक है,
आवर्तबीजी पादप, ठीक है। तो जो आवर्तबीजी पादप है, आवर्तबीजी पादप है, उसका पुष्प होता है, उसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, ठीक है। आवर्तबीजी पादप है, उसके पुष्प है, पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो कौन सा है? बाह्यदल है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? दल है। तीसरा कौन सा है? पुमंग है। और चौथा कौन सा है? जायांग है। ये क्या होते हैं कि आवर्तबीजी पुष्प में, आवर्तबीजी पादप का पुष्प है, उसके 4 भाग होते हैं। अब इस पुष्प के चक्र कितने होते हैं? 2 चक्र होते हैं। आवर्तबीजी पुष्प है, उसके चक्र कितने होते हैं? 2 चक्र होते हैं, ठीक है। तो आवर्तबीजी पुष्प है, उसके चक्र कितने होंगे? 2 चक्र। कौन कौन से होंगे? एक तो होगा सहायक चक्र होगा, और दूसरा कौन सा होगा? जनन चक्र होगा, ठीक है। देखो पहला तो कौन सा होगा? सहायक चक्र। सहायक चक्र में सम्मिलित कौन होगा? ये होगा बाह्यदल व दल। ये किसके अंदर आता है? सहायक चक्र के अंदर आता है। उसके पश्चात कौन सा है? पुमंग और जायांग, ठीक है। पुमंग और जायांग ये किस में आता है? जनन चक्र में आता है। सहायक चक्र होता है, जैसे जनन चक्र किसे बोलते हैं? कि वह चक्र जो जनन की क्रिया में भाग लेता है, ठीक है। जो जनन की क्रिया में भाग लेता है उसको हम क्या बोलते हैं? जनन चक्र बोलते हैं। तो पुमंग और जायांग ये दोनों क्या होते हैं कि जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। इस कारण से इन दोनों को क्या बोला जाता है? जनन चक्र बोला जाता है। इसी प्रकार सहायक चक्र है, तो सहायक चक्र में कौन कौन शामिल होते हैं? एक तो होता है बाह्यदल शामिल होता है, और दूसरा कौन सा होता है? दल होता है। मतलब दल और बाह्यदल है, ये दोनों किसके अंदर शामिल होते हैं? सहायक चक्र के अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। दल और बाह्यदल ये दोनों किसके अंदर शामिल होते हैं? सहायक चक्र के अंदर शामिल, मतलब जो जनन की क्रिया में सहायता करता है, जो जनन की क्रिया में भाग लेता है उसको तो हम क्या बोलेंगे? जनन चक्र बोलेंगे, ठीक है। जो जनन की क्रिया में भाग लेता है उसको तो हम क्या बोलेंगे? जनन चक्र बोलेंगे। और जो जनन की क्रिया में सहायक होता है, मतलब जनन की क्रिया में भाग नहीं लेता है, केवल जनन की क्रिया में सहायक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सहायक चक्र बोलते हैं। तो ये तो है पुष्प के भाग, ठीक है। इनके बारे में भी हमने पढ़ा है नॉर्मल। अब हम क्या पढ़ेंगे? इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा और विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखो युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद देखो, युग्मक मैंने बताया था, ये परिभाषा आप लोग याद रखना कि युग्मक होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो युग्मक है किसे बोलेंगे? जनन कोशिका से बनने वाली अगुणित कोशिका को हम क्या बोलते हैं? युग्मक। जो जनक है उसकी एक कोशिका है, उससे जो अगुणित कोशिका बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? युग्मक बोलते हैं। तो देखो आज इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। युग्मकोद्भिद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो कौन सा है? नर युग्मकोद्भिद। पहला कौन सा हो गया? नर युग्मकोद्भिद। और दूसरा कौन सा हो गया? मादा युग्मकोद्भिद, ठीक है। देखो पहला तो हो गया कौन सा? नर युग्मकोद्भिद। दूसरा कौन सा हो गया? मादा युग्मकोद्भिद। तो अब देखो नर युग्मकोद्भिद है, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ये पुंकेसर, ठीक है, या पुमंग है, उस वो तो किसके अंदर पढ़ेंगे? नर युग्मकोद्भिद के अंदर पढ़ेंगे। और मादा युग्मकोद्भिद है, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? जायांग या स्त्री कैंसर इसको बोलते हैं, ठीक है। मादा युग्मकोद्भिद है, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? जायांग या स्त्री कैंसर है उसको पढ़ेंगे। तो अब देखो सबसे पहले हम कौन सा स्टार्ट करेंगे? नर युग्मकोद्भिद, ठीक है। तो नर युग्मकोद्भिद है, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक होते हैं, ठीक है। होता क्या है? नर युग्मकोद्भिद पुमंग या पुंकेसर है, वो क्या होता है ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी संरचना हम बनाएंगे। उस संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से भाग है वो किस किस प्रकार से सहायक होते हैं, ये कंप्लीट हम किसके अंदर पढ़ेंगे? नर युग्मकोद्भिद है उसके अंदर पढ़ेंगे। तो देखो आगे,
देखो टॉपिक अपने रहेगा सबसे पहले नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, कौन सा टॉपिक रहेगा? नर युग्मकोद्भिद। होता कौन सा है? पुंकेसर या, ठीक है, पुमंग भी बोलते हैं इसको, या फिर लघु बीजाणुधानी भी बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी। देखो पुंकेसर या लघु बीजाणुधानी, या इसको हम पुमंग भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? पुमंग। ये एक ही नाम है। जो पुष्प का नर भाग होता है, ठीक है, पुष्प का नर भाग होता है या जो नर संरचना होती है, नर भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं, पुंकेसर या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक है, अब देखो हम पढ़ेंगे कि ये पुंकेसर है वो होता क्या है। ठीक है, ये पुंकेसर है, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है, ये किस प्रकार से काम करता है, ये सब हम पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे। अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये कि पुंकेसर है, पुंकेसर को लघु बीजाणुधानी, पुंकेसर है उसको क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानी कहते हैं। क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन यही है। आपको यदि ये पूछा जाता है कि पुंकेसर उसको क्या बोलते हैं? लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये बताया है कि चाहे आप इसको पुमंग बोलो या इसको आप पुंकेसर बोलो या फिर इसको आप लघु बीजाणुधानी बोलो, एक ही चीज़ है। इन तीनों में से आप जो बोलना चाहो वो आप बोल सकते हो। तो देखो पुंकेसर को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको? ठीक है, प्रश्न ये बनता है कि इसको लघु बीजाणुधानी किस लिए कहते हैं? तो क्योंकि पुंकेसर के अंदर किसका निर्माण होता है? क्योंकि इसमें पराग कणों का निर्माण होता है। इस कारण से पुंकेसर है उसको क्या बोला जाता है? लघु बीजाणुधानी बोला जाता है। ठीक है, पुंकेसर है उसको लघु बीजाणुधानी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें पराग कणों का निर्माण होता है। दूसरी बात, पुंकेसर क्या होता है? पुंकेसर नर जननांग, ठीक है, पुंकेसर है वो क्या होता है? नर जननांग होता है। जननांग होता है मतलब स्त्री कैंसर तो क्या होता है? मादा जननांग होता है। और पुंकेसर है वो क्या होता है? नर जननांग होता है। उसके पश्चात पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। देखो पुंकेसर है उसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं? तो देखो 3 भाग में सबसे पहले कौन सा होता है? पराग कोश। ठीक है, सबसे पहला भाग कौन सा होता है? पराग कोश होता है। दूसरा भाग कौन सा होता है? योजी होता है। और तीसरा भाग कौन सा होता है? पूतंतु होता है। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं। एक बार दोबारा देखना, अब हम इसकी संरचना बना के पढ़ेंगे। पहले आप लोग ये देखना कि पुंकेसर या लघु बीजाणुधानी, सबसे पहली बात पुंकेसर क्या होता है? नर जननांग होता है। और स्त्री केसर क्या होता है? मादा जननांग होता है। पुंकेसर है उसको लघु बीजाणुधानी क्यों बोला जाता है? ठीक है, क्योंकि इसके अंदर किसका निर्माण होता है? पराग कणों का निर्माण होता है। पुंकेसर है उसको लघु बीजाणुधानी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर किसका निर्माण होता है? पराग कणों का निर्माण होता है। पुंकेसर नरजन्नांग होता है। पुंकेसर है उसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पुंकेसर है उसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से हैं? परागकोश, योजी और तीसरा कौन सा है? पूतंतु। ठीक है,
पुंकेसर उसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? परागकोश, योजी और पूतंतु, ये 3 भाग हैं पुंकेसर के। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे इसकी संरचना। जैसे हम ये कहें कि पुंकेसर की संरचना है वो किस प्रकार से होती है, तो पुंकेसर की पुष्प के अंदर हमने जो बीच में सबसे बीच में संरचना बनाई थी वो तो जायांग था, स्त्री कैंसर था, और जो इधर संरचना देखो ये संरचना रहेगी। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा होता है, सबसे नीचे का भाग होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है इससे, है ना। अब देखो ये संरचना इस प्रकार से ये क्या होती है? द्विपालित संरचना बनती है। किस प्रकार की संरचना बनती है? द्विपालित संरचना बनती है। देखो ये बन गया। ठीक है, ये किस प्रकार की संरचना बन गई? द्विपालित, मतलब इसके पीछे एक और है। इसी प्रकार की संरचना क्या होती है? इसके पीछे होती है। अब इसके अंदर देखो कौन कौन सा क्या भाग होता है, तो ये भाग तो क्या होता है? परागकोश होता है, जो क्या होता है? सबसे ऊपर का भाग होता है परागकोश। उसके पश्चात देखो यहाँ पे ये क्या होता है? योजी होता है। ठीक है, और ये लंबी संरचना बनती है, इसको हम क्या बोलते हैं? पूतंतु बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है? एक पराग पुंकेसर है उसकी संरचना। ये चित्र किसका है? एक ही पुंकेसर का चित्र है। एक पुंकेसर है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है उसका चित्र है। ठीक है, पुंकेसर की संरचना है वो किस प्रकार की होती है तो उसका ये चित्र है। ठीक है, अब देखो ये बन गया अपने, क्या बन गया? पुंकेसर की संरचना बन गया। इसके अंदर देखना कि पुंकेसर की संरचना होती है, उस संरचना में कितने भाग बनते हैं? 3 भाग बनते हैं। कौन कौन से? परागकोश, योजी और पूतंतु। देखो सबसे ऊपर का जो ये भाग है, ये संरचना है, ये क्या कहलाती है? परागकोश कहलाती है। ठीक है, सबसे ऊपर की संरचना होती है वो क्या कहलाती है? परागकोश कहलाती है। उसके बाद में क्या बनता है? योजी, और ये बनता है पूतंतु। अब यहाँ पे क्या होता है? पुष्प है, उसके दूसरे भाग जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो पुष्प को और इस परागकोश को जोड़ने वाली ये नलिकाकार संरचना होती है, इसको तो हम क्या बोलते हैं? पूतंतु बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये पुष्प की कंप्लीट संरचना बन गई। ठीक है, और ये क्या बन गई? एक नलिकाकार संरचना जो किसको जोड़ रही है? पुष्प को। पुष्प को किससे जोड़ रही है? परागकोश से जोड़ी हुई रखती है। काम कुछ नहीं होता है, केवल ये इसको जोड़े हुई रहती है। पतली नलिकाकार संरचना होती है जो केवल क्या करती है? इसको जोड़े हुए रखती है। इसको हम क्या बोलते हैं? पूतंतु बोलते हैं। जो संरचना इसको जोड़े हुए रखती है उसको हम क्या बोलते हैं? पूतंतु बोलते हैं। उसके पश्चात देखो योजी, ये एक उत्तक होता है जो क्या करता है कि जैसे ये ऊपर वाला भाग क्या बनता है? परागकोश। ऊपर वाला भाग क्या होता है? परागकोश होता है, और नीचे वाली ये संरचना क्या है? पूतंतु है। तो ये परागकोश है, इसको और पूतंतु को, दोनों को आपस में यहाँ पे जोड़ने का कार्य कौन करता है? योजी करता है। योजी का काम क्या होता है कि जो ये संरचना है परागकोश, ठीक है, योजी का काम क्या होता है कि जो ये संरचना क्या है? परागकोश है, इस परागकोश को पूतंतु से जोड़ने का काम कौन करता है? योजी करता है। अब है परागकोश, देखो ये संरचना, ये संरचना किस प्रकार की होती है? इसको हम बोलें कि द्विपालित संरचना होती है। किस प्रकार की संरचना होती है? द्विपालित, मतलब इसके अंदर क्या पाई जाती है? 2 पालियां पाई जाती है। जैसे द्विबीजपत्री पादप है तो उसमें 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार परागकोश है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है? द्विपालित। इसके अंदर की संरचना अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है? एक द्विपालित संरचना पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि ये जो द्विपालित संरचना है, इसमें देखो यहाँ पे ये क्या बनते हैं? परागकण। क्या बनते हैं? परागकण। मतलब पराग कणों का निर्माण कहाँ पे होगा? परागकोश के अंदर होगा। यदि आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि पराग कणों का निर्माण कहाँ होता है,
तो पराग कणों का निर्माण कहाँ पे होगा? पराग कोश के अंदर होगा। इसका जवाब आपको क्या लिखना है? पराग कणों का निर्माण पराग कोश के अंदर होता है। तो देखो 3 भाग हो गए, तीनों का क्या काम हुआ, किस प्रकार की संरचना होती है। तो इसके अंदर देखो ये तो संरचना बन गई किसकी? कंप्लीट परागकोश की संरचना बन गई। ठीक है, परागकोश में जो सबसे ये पूतंतु, ये नलिकाकार संरचना होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? पूतंतु बोलते हैं। काम क्या होता है इसका? परागकोश को पुष्प से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, परागकोश है, उसको पुष्प से जोड़ने का कार्य कौन करेगा? पूतंतु करेगा। योजी एक बहुत ही छोटी संरचना, एक बहुत ही छोटी संरचना होती है जो परागकोश और पूतंतु को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, योजी क्या होती है? एक बहुत ही छोटी संरचना होती है जो क्या करती है? परागकोश व पूतंतु को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। और तीसरा परागकोश हो गया। तो परागकोश किस प्रकार की संरचना होती है? एक द्विपालित संरचना होती है। ठीक है, और परागकोश के अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। ठीक है, परागकोश है, उसके अंदर किस प्रकार के कणों का निर्माण होता है? पराग कणों का निर्माण होता है। अब देखो ये जो परागकोश है, इसकी संरचना है वो किस प्रकार की होती है? तो परागकोश की हम संरचना पढ़ते हैं। देखो जैसे मान लो हम ये कहें कि इसका जो अंदर की संरचना है वो किस प्रकार की बनी हुई होती है, तो अंदर की संरचना हम पढ़ेंगे। ये तो क्या होता है? इसके नीचे का भाग जो हम बोलते हैं ना द्विपालित संरचना, वो होती है। ये बन गया। ठीक है, इस प्रकार की संरचना बनेगी। इसके अंदर देखो ये इसके 4 स्तर पाए जाते हैं। इन चारों स्तरों का अगला टॉपिक आएगा आपने, उसके अंदर इन चारों स्तरों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो ये 4 स्तर पाए जाते हैं, अब देखो ये संरचना बन गया इस प्रकार से। ठीक है, ये बन गया इस प्रकार से। और अंतिम जो ये पूतंतु बनेगा, ये पूतंतु बन गया। ठीक है, तो अब इसमें देखो इसमें क्या होता है कि किसका निर्माण होता है? ये तो क्या हो गया? परागकोश। और ये संरचना है, इसमें किसका निर्माण होगा? पराग कणों का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? पराग कणों का। तो देखो ये संरचना इसकी है, केवल जो ये संरचना है वो किसकी है? केवल इसकी संरचना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि क्या होती है? द्विपालित संरचना पाई जाती है जिसमें ये 4 स्तर बनते हैं, 4 भाग बनते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, इनकी भी संरचना किस प्रकार की होती है, ये तो आगे का टॉपिक आएगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इनकी भी संरचना है वो किस प्रकार से बनी हुई होती है। तो ये हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। अब देखो अपने को क्या करना है कि नोट्स कैसे बनाने हैं। तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि नोट्स के अंदर अपने को क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को अध्याय का नाम लिखना है, नर एवं मादा युग्मकोद्भिद। उसके पश्चात जैसे मैंने हेडिंग लगाई थी कि आवृतबीजी पादप का पुष्प, उसके बाद में मैंने लिखाया था कि 4 भाग होते हैं, चारों के नाम। चक्कर 2 चक्कर होते हैं। युग्मकोद्भिद हेडिंग 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद। उसके पश्चात हेडिंग लगाना है पुंकेसर या लघु बीजाणुधानी। तो इसके अंदर अपने को क्या लिखना है कि पुंकेसर को लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर परागकणों का निर्माण होता है। पुंकेसर को नरजन्नांग भी कहते हैं। ठीक है, पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी और पूतंतु। उसके बाद में देखो ये चित्र बनाना है, आगे ये चित्र बनाना है। ठीक है, पहले आप लोगों को ये चित्र बनाना है, उसके बाद में अगला कौन सा चित्र बनाना है, ये चित्र बना लिया। अब क्या करना है, हेडिंग लगाना है परागकोश। परागकोश के अंदर अपने को क्या लिखना है कि यह सबसे ऊपर की संरचना होती है जो द्विपालित संरचना होती है जिसके अंदर पराग कणों का निर्माण होता है। दूसरा अपने को हेडिंग क्या लगाना है, योजी।
ठीक है। तो योजी के अंदर अपने को क्या लिखना है कि ये एक छोटी संरचना होती है जो क्या करती है, परागकोश और पुतंतु है उसको जोड़ने का काम करती है। और पुतंतु हेडिंग लगाना है, उसमें क्या लिखना है कि पुष्प को परागकोश से, मतलब पतली नलिकाकार संरचना होती है जो पुष्प को परागकोश से जोड़े हुए रखती है या परागकोश को पुष्प से जोड़ने का कार्य करती है। तो ये हो गया। अब देखो इसके अंदर कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है, ये इतना तो हो ही गया। इसमें क्या होता है कि कई बार एक प्रश्न बनता है, प्रश्न ये बनता है कि जो ये संरचना है ना, ये इसकी अनुप्रस्थ काट बनाइए। आपको ये पूछा जाता है कि आपने क्या लिखा, ये परागकोश लिखा। क्या लिखा? परागकोश। तो ये परागकोश है, इसकी आपको क्या बनानी है, अनुप्रस्थ संरचना बनानी है। तो अनुप्रस्थ काट यदि आप इसकी बनाओगे तो देखो इस प्रकार से बन गया। ठीक है, इधर भी क्या बनेगा, यही बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, जैसे आपस में ये इस प्रकार से ये बन गया। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, ये खंड बन जाएंगे। ये बन गया, ये भी आप लोग बना लेना, नीचे इसके अनुप्रस्थ काट है। ये क्या बन गए, इसके खंड बन गए। ठीक है, अब यहां पे क्या बन रहे हैं, पराग कण बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, पराग कण बन रहे हैं। तो इसमें आप लोग नामांकन कर देना कि यहां पे किसका निर्माण हुआ है, पराग कणों का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है, पराग कणों का निर्माण हुआ है। अब देखो कि लघु बीजाणुधानी है। ठीक है, लघु बीजाणुधानी अथवा परागकोश का परिवर्धन कैसे होता है, तो परागकोश यही है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि ये दोनों चित्र बना लिए, उसके बाद में हेडिंग लगाना है कि परागकोश या लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन। ठीक है, परागकोश या लघु बीजाणुधानी है उसका परिवर्धन किस प्रकार से होता है, ये बड़ा किस प्रकार से होता है। तो ये अपने को हेडिंग लगानी, उसके बाद में ये चित्र बनाना है कि परागकोश या लघु बीजाणुधानी है उसका परिवर्धन है वो दो कोशिकाओं के द्वारा होता है, जिसमें प्राथमिक भीतीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका। ठीक है, ये हेडिंग लगा लिया। उसके बाद में देखो यहां पे लिख लेना प्राथमिक भीतीय कोशिका और सेकंड हो गया प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। तो देखो कैसे लिखा है अपने को, सबसे पहले हेडिंग लगाना है परागकोश या लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन। ठीक है, तो परागकोश या लघु बीजाणुधानी है उसका परिवर्धन किस प्रकार का होता है, सुबीजाणुधानी प्रकार का होता है। ठीक है, इसके अंदर दो कोशिकाएं सहायक होती हैं, प्राथमिक भीतीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिका। ये दोनों कोशिकाएं सहायक हो गई। उसके पश्चात अपने को क्या करना है, ये चित्र बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लास इतनी थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि केवल नर युग्मकोद्भिद है उसका जो पुंकेसर है, नर युग्मकोद्भिद किसको बोलते हैं, पुंकेसर को ही बोलते हैं। तो पुंकेसर है उसकी संरचना हमने पढ़ी, उसके तीन भाग होते हैं, परागकोश, योजी और पुतंतु। अब हम क्या पढ़ेंगे कि आगे परागकोश का परिवर्धन कैसे हो रहा है। जैसे ये मैंने बेसिक बताया है परागकोश का परिवर्धन, मेन टॉपिक जो अगली क्लास के अंदर स्टार्ट होगा कि परागकोश का परिवर्धन मतलब ये संरचना कैसे बनती है। ठीक है, पहले तो हम पढ़ेंगे परागकोश का परिवर्धन, उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, पराग कण, जो इसके अंदर क्या बन रहे हैं, पराग कण बन रहे हैं। ये पराग कण कैसे बनेंगे। ठीक है, इन पराग कणों का अंकुरण कैसे होगा, ये पराग कण है वो किस प्रकार से धीरे धीरे वृद्धि करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट किसके अंदर पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट क्लास से होगी उसके अंदर पढ़ेंगे। कल की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि परागकोश है उसका परिवर्धन किस प्रकार से हो रहा है, परागकोश है वो वृद्धि किस प्रकार से कर रहा है। ये किसके अंदर हम पढ़ेंगे, कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास इतनी होगी।